जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा कोई खास टॉपिक डिस्कशन तो नहीं है, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेरीज एंड डिफरेंट कंट्रोवर्सीज। जी तो शुरू करें अब। Doctors, any question for Professor Shehnaz? जी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है जो क्वेश्चन। मैडम हाँ जी वास्ता मैडम मेरा गायनी केस था फाइब्राइड यूट्रस, साइज 20 वीक्स था, तो यानी सिम्टोमेटिक भी थी, एचएमबी और वो तो एनीमिक भी थी। तो जब मैं मैनेजमेंट पे आ गई मैडम, यानी एग्जामिनर मुझसे पूछ रही क्या कि मैं मैमेक्टमी बताया, तो डिस्कशन हुई। लेकिन मैडम वो बार बार उसका एज, मेरे पेशेंट का एज जो है 35 ईयर था, वो बार बार स्टेक्टमी के वो कह रही थी, लेकिन मैं मैमेक्टमी कर रही थी। तो मैडम क्या इस ऐसे पेशेंट की अगर सिम्टोमेटिक भी है, एचबी भी कम था, यानी सारा वो वर्कअप करवाने के बाद, बिल्डअप करने के बाद मैंने मैमेक्टमी करवाई, तो मैडम क्या इस पेशेंट की स्टेक्टमी जरूरी थी? यानी कि देखो जो ये डिपेंड एग्जामिनर करता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंप्लीट प्रोफाइल पे। एज तो उसकी 35 थी, पैरिटी क्या थी? मैडम पैरा 4 थी, और वो यंग थी और स्टेक्टमी नहीं चाहती थी। आपने इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी? बात यह है कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप जो मैनेजमेंट बता रहे हैं वो भी एप्लीकेबल हो सकती है पेशेंट पे, जो एग्जामिनर के माइंड में है वो भी एप्लीकेबल हो सकती है, बट दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांगली यू डिफेंड योर ट्रीटमेंट। आपने उसको कितना स्ट्रांगली जस्टिफाई किया अपनी मैनेजमेंट को, ये उस चीज़ पे बेस करेगा। तो आपने इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी? और दूसरी चीज़ ये कि 20 वीक साइज फाइब्रॉइड तो है, बट द नंबर ऑफ फाइब्रॉइड, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, उसके साथ कोई कोएग्जिस्टेंट फीचर्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करती हैं टाइप ऑफ सर्जरी को। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप इसमें डिटेल में बता दें कि क्या था उसका एक्चुअल सिनेरियो, क्या था पेशेंट का। मैडम तो हमें पता है, ठीक है। और फाइब्राइड जो था 20 वीक्स था ऑन एग्जामिनेशन पीए पे, तो उसके पीएस पे भी इसका यानी बाय मैनुअल एग्जामिनेशन 17 वीक्स था। और मैडम उसने स्कैन में, एग्जामिनर ने मुझे 10x12 स्कैन दिया था। क्या दिया था? 10 स्कैन पे फाइब्राइड जो है, अच्छा, स्कैन पे जो फाइब्रॉइड का साइज था वो 10x12 सेंटीमीटर। और सिंगल फाइब्रॉइड था? जी मैडम, सिंगल फाइब्रॉइड था। अच्छा, आपने इसको जस्टिफाई कैसे किया? तो मैडम मैंने इस वजह से कि यंग एज है, और वो जो है फर्दर वो इवन वो चाइल्ड भी वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हो जाए, तो इस वजह से मैंने इस वजह से किया। और उसका एनीमिया का वर्कअप करवाने के बाद, लेकिन वो कह रही थी कि मैमेक्टमी पे फिर बाद में कह तो रही थी, लेकिन इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीड किया, मैंने कहा पहले मैंने कंसल्ट लेके, बेशक स्टेक्टमी, इमरजेंसी स्टेक्टमी हो सकती है, लेकिन मैडम एज यूजुअल वो बहुत ज्यादा हिस्टेक्टमी को फेवर कर रही थी वो। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है अब इस एज पे ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कंप्लीटेड पैरिटी इज जस्ट वन थिंग विच गोज इन फेवर ऑफ हिस्टेक्टमी, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। तो इसमें मेरे हिसाब से भी सिंगल फाइब्रॉइड है, यंग एज पेशेंट है, चाहे कंप्लीटेड पैरिटी हो, उसमें हम मायोमेक्टमी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर इंसिस्ट करें ऑन हिस्टेक्टमी, तो कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में होगा जो आपने उनको नहीं बताया, क्योंकि ऐसे जाहिर है इसमें इमरजेंसी हिस्टेक्टमी की इंडिकेशन हमेशा ही होती है, इवन विद द सिंगल फाइब्रॉइड, एंड फॉर दैट यू टेक द कंसेंट फॉर हिस्टेक्टमी। आप ब्लड की अरेंजमेंट रखते हो, आप इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए भी आपने जो स्टेप्स, वो स्टेप्स सारे मैडम हाँ बता जी, वो सारी चीजें आप बताते हो। एंड एट द सेम टाइम प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग जो पेशेंट की आप करते हैं, उसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस भी आप बताते हैं। तो ये सारी चीजें बता के सिंगल फाइब्रॉइड के साथ आप इसमें बिल्कुल मायोमेक्टमी पे जा सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि आप उसको कितना स्ट्रांगली, क्योंकि मैं खुद भी अगर हूं तो मैं इसकी मायोमेक्टमी को ही फेवर करूं, क्योंकि हिस्टेक्टमी एक एब्सोल्यूट सर्जरी तो हो जाती है,
लेकिन ये है कि इसमें जो बाकी इसके जो सीक्वल हैं ऑफ हिस्टेक्टमी लाइक एक्सेलरेटेड मेनोपॉज, ये सब चीज़ें और ओवेरियन फेलियर, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। एंड एट द सेम टाइम यू आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग द होल पेल्विक एनाटॉमी बाय डूइंग हिस्टेक्टमी। तो इसमें आपने पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर मायोमेक्टमी वर्सेस हिस्टेक्टमी आपने बताने होते हैं। तो प्रोबेबली आपने आंसर तो सही दिया, लेकिन उसको शायद उतना स्ट्रांगली जस्टिफाई नहीं किया अपनी मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट को आपने जस्टिफाई करना होता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एग्जामिनर जो है वो उसी मैनेजमेंट की फेवर में हो जो आपने बताई है, बट जस्ट टू काउंटर चेक योर नॉलेज कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने उस आंसर के बारे में जो आपने दिया, उसके लिए बाज़ दफ़ा बिल्कुल उससे उलट भी सवाल कर सकते हैं, just to check your confidence level and your level of knowledge। तो सिर्फ इसलिए भी ऐसा होता है, इसलिए मेरे ख्याल में आपके थोड़ा सा जस्टिफिकेशन पॉइंट में शायद प्रॉब्लम हो। अदरवाइज आपने मैनेजमेंट तो ठीक ही बताई, सिंगल फाइब्रोइड के साथ अमूमन यंग एज पे यही होता है, ठीक है। और पेशेंट की अपनी विशेस भी डेफिनेटली जब आपने यस मैम, हाँ जी, आपने पेशेंट को बता दिए रिस्क ऑफ मायोमेक्टमी, जिसमें रिस्क ऑफ हेमरेज और इसके अलावा थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इनका सिम्टोमेटिक तो होता ही है, और चांसेस ऑफ रिकरेंस, ये सब बताने के बाद इफ पेशेंट एग्रीज टू दैट, क्योंकि इसमें पेशेंट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी अपनी विशेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसके अलावा भी ये कि पेशेंट कितना को कंप्लाइंट है और उसका बाकी वो फॉलोअप के लिए दोबारा आ सकती है नहीं आ सकती। अगर पेशेंट आपके पास इतना लेट आया, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम अगर वो आया है, तो पेशेंट इतना लेट आया कि 20 वीक साइज ग्रो कर गया मैस, और पेशेंट भी बहुत अनीमिक हो गई, तो अगर इसमें रिकरेंस होती है फाइब्रोइड की, दो less chances of recurrence with a single fibroid, like in just 15% of the cases, 15 to 20%। तो क्या ये दोबारा हमारे पास आसानी से आ सकती है या नहीं आ सकती, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने उसकी जस्टिफिकेशन में बताने होंगे। तो ये सब चीजें, इसलिए जस्टिफिकेशन के बारे में जो मैं बार बार आप सबको एम्फेसाइज भी करती रहती हूँ कि उसको स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया करें कि आप ये क्यों करने जा रहे हो, और इसकी जो अल्टरनेट मैनेजमेंट है उसमें क्या मसले हैं। यानी एक मैनेजमेंट जो आपने सिलेक्ट की, एक मैनेजमेंट वो है जो उसकी अल्टरनेट मैनेजमेंट है, एंड अल्टरनेट मैनेजमेंट इन दिस केस वुड बी हिस्टेक्टमी, बट व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू डू हिस्टेक्टमी इन दिस केस, दिस अगेन यू हैव टू जस्टिफाई। तो मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन इश्यूज होंगे और कोई ऐसा मसला नहीं होगा। यस मैम, थैंक यू मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, और जो ऑडियंस हैं जो हमारे अटेंड कर रहे हैं, उनके कोई क्वेश्चन उनके रीसेंट एडवांस इन जीडीएम पूछा था। जी सॉरी बताइए। रीसेंट एडवांस इन जीडीएम क्या है, आपने क्या बताए थे? वो मुझे नहीं आ रही थी, तो किसी ने मुझे कहा कि आपने स्पेसिफाई करना चाहिए था ना कि रीसेंट एडवांस किस मेडिसिन में पूछना चाह रही है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी जी बताइए। मैम मैंने जो है ना वो इनको सही नहीं बता पाई कि रीसेंट एडवांस क्या है, तो किसी ने मुझे कहा कि आप पूछती ना कि मेडिसिन के रिलेटेड रीसेंट एडवांस पूछनी चाह रही थी या किस में पूछना चाह रही थी। हाँ, मतलब इसमें डिफरेंट चीजें हैं ना, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज हैं, स्क्रीनिंग है, मॉनिटरिंग है, फिर उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, ड्रग्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन ये है कि इसमें उसमें वही बात है ना कि स्क्रीनिंग में भी कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आई। अलबत्ता ड्रग्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें चेंजेस आई हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स हैं, या इवन जो कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन होती है, इन्फ्यूजन पंप्स जो होते हैं, जो इवन स्किन के ऊपर भी अटैच हो जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली इंसुलिन को पंप कर रहे होते हैं इन द पेशेंट्स हु आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी हम जो सबकुटेनियस लगा रहे होते हैं, या वो पेशेंट जो
जिनको हमने ओपीडी बेसिस पे मैनेज करना होता है, हु आर रेफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट बाय आवर ट्रेडिशनल थेरेपीज। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें हैं रिसेंट एडवांसेस। तो ये बात सही है कि इसमें कौन से एस्पेक्ट से रिलेटेड उनको रिसेंट एडवांसेस चाहिए थी, तो ये चीज है जो इसमें करने वाले। लेकिन ये तो है रिसेंट एडवांसेस। देखिए रिसेंट एडवांसेस जब आपका वाइवा हो रहा होता है तो ये सबसे आखिर में एक चीज आती है रिसेंट एडवांसेस की, और खाली अगर रिसेंट एडवांसेस वाली चीज आपने नहीं बताई तो उस पर कोई आपको फेल नहीं करता, क्योंकि वो एक ग्रेस मार्क्स देने वाली बात होती है, एडिशनल मार्क्स, जबकि कैंडिडेट पहले ऑलरेडी पास हो चुका हो और इसके मार्क्स भी इतने बहुत ज्यादा नहीं होते। रिसेंट एडवांसेस दो बीइंग कैंडिडेट्स फॉर FCPS पार्ट 2 आपको पता तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इन केस आप नहीं बता पाते तो उस बेस पे कोई किसी को फेल नहीं करता। तो यू हैव टू रिव्यू योर होल वाइवा एज सच कि वाइवा में आपने क्या ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स की जिसकी वजह से आप उसमें क्लियर नहीं हो सकी। लेकिन खाली रिसेंट एडवांसेस सिर्फ एक लास्ट कंपोनेंट होता है जो बाज़ दफा स्टूडेंट से पूछने की नौबत भी नहीं आती, तो इस बेस पे कोई फेल नहीं होता। तो इसलिए आप अपने वाइवा में दूसरी चीजें तलाश करें जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ उनको आंसर करने में या उनको सेटिस्फाई करने में। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये रिसेंट एडवांस हम कहाँ से पढ़ें? GDM की आपको हर जगह से मिल जाएंगी। आप कहीं पे भी ये RCOG की गाइडलाइन पे जाएं, ACOG की गाइडलाइन पे जाएं, यूरोपियन गाइडलाइंस है उनमें जाएं, इन सब जगहों पे आपको रिसेंट एडवांसेस मिल जाएंगे। और सबसे पहले रिसेंट एडवांसेस तो ACOG की ही आती हैं, अमेरिकन जो हैं गाइडलाइन सबसे पहले वही देते हैं और उसके बाद फिर ये बाकी दुनिया में स्प्रेड होती हैं। या फीगो की जो होती हैं गाइडलाइंस वगैरह, ये सब चीजें हैं जिनमें आपको पहले मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी बात ये कि हर एक की जो रिसेंट एडवांसेस हैं वो उनकी ये एक और चीज है जिसको मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि हर कंट्री की गाइडलाइंस या रिसेंट एडवांसेस उनकी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं। अब हमारी SOGP की गाइडलाइन बनी हुई हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं, एंड विच और एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। लेकिन ये है कि जो बाकी कंट्रीज की रिसेंट एडवांसेस हैं उनमें बहुत सारी ऐसी ड्रग्स, ठीक है हम उनको एक हिस्टोरिकली या थ्योरेटिकली बता तो सकते हैं, बट मैनी टाइम्स दीज आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, या हम मॉनिटरिंग में वो चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो लेकिन ये कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस साइंटिफिक मेडिसिन लाइन या सारा ये, इसमें आपको ये चीजें जो दुनिया में लेटेस्ट चीजें जो चल रही होती हैं उसके बारे में नॉलेज तो बहरहाल होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी दुनिया में अवेलेबल हो। तो इसलिए उनकी सिर्फ एप्लीकेबिलिटी में इशू होता है कि एप्लीकेबल वो कितनी को है हमारी पॉपुलेशन पे वर्सेस देयर ऑन पॉपुलेशन एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम मेरा केस ऑफ 45 इयर्स लेडी थी और विडो थी, फैमिली कंप्लीटेड थी, बच्चे बड़े बड़े थे, फाइब्रॉइड था, तो डेफिनेट ट्रीटमेंट उन्होंने मांगा था ना, स्पेक्ट्रमी के स्टेप पूछे वो सब। लेकिन मुझे जहाँ लगा कि मैं फेल इस वजह से कि मैं पेपिस्मेयर जब लिया ना तो मेरे पास टाइम कम था एग्जामिनेशन का और बेल बची। सॉरी क्या आपने लिया? पेपिस्मेयर लेना, सॉरी हाँ पेपिस्मेयर लेना था। पेपिस्मेयर लेना था? जी जी, मैडम ने मुझे कहा कि आप डिमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि किस तरह लेंगी ना, फिर मुझे कहा कि आप जी, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ शायद फेल हुई हूँ, फिर इसीलिए उन्होंने सिंपल चीजें मुझसे वाइवा में पूछी, स्टेप्स पूछे, प्लान ऑफ मैनेजमेंट पूछा, इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगी आप। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा पेपिस्मेयर में मैडम लेने के बाद मुझे फाइंडिंग्स बोलनी नहीं आई, जो परविजनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स थी शायद वो भी मैं नहीं बोल पाई थी। नहीं, लेकिन आपने विद इन ड्यू टाइम, जो टाइम होता है आपका एग्जामिनेशन का, उसमें आपने कंप्लीट कर लिया था। जी जी कर लिया था। और पेल्विक फाइंडिंग्स ये सारा कुछ, पेल्विक एग्जामिनेशन भी आपका कंप्लीट था? जी वो भी कंप्लीट था। तो फिर बताना क्या नहीं आया आपको? आपके ख्याल में आपका वीक पॉइंट क्या था उस पेल्विक एग्जामिनेशन की इंटरप्रिटेशन में? मुझसे एग्जामिनर ने पूछा आप पेपिस्मेयर कहाँ लेंगी, कौन से लेवल पे लेंगी, तो मैं उसी वक्त कंफ्यूज हो गई ना, तो मुझे लगा कि मैं वहीं से, फिर मुझे वो डांटने लग गई ना ड्यूरिंग वाइवा ना,
डांटता तो वैसे कोई नहीं है, हो सकता है आपने उस तरह से प्रॉपर ना बताया हो। एनीवे इसमें अब देखो पैप स्मीयर के जहां तक मेरा ख्याल है कंफ्यूजन नहीं शायद गड़बड़ की होगी, क्योंकि कंफ्यूजन देखो सबसे पहले तो आप अपने ज़हन से एक तो नेचुरल फीलिंग तो होती है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक चीज जो होती है ना एग्जाम में, आप इसको एंड ऑफ लाइफ ना समझें, इसको ये ना समझें कि हम एग्जाम दे रहे हैं, इसको रिलैक्स माइंड के साथ करना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए कि जब आप टेंशन में आ जाते हैं तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो टेंशन की वजह से आप चीजों को कोहेरेंटली बता नहीं सकते, उसको सम अप नहीं कर सकते प्रॉपरली, और उसमें सिंपल सी चीज बाज दफा आप बताने में गड़बड़ कर जाते हैं, हालांकि परफॉर्म सही किया होता है। मे बी आपने, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपने किस तरह से लिया होगा स्मीयर, लेकिन अगर आपके ख्याल में आपने सही तरीके से लिया, उसकी पहले से बिफोर एंड प्रैक्टिस की हुई होगी, क्योंकि देखो बार दफा इसमें हम अगर कैंडिडेट के एंड पे सोचा जाए तो कैंडिडेट ये समझता है कि मैंने ये चीज बिल्कुल सही परफॉर्म की, लेकिन जो एग्जामिनर आपको वॉच कर रहा होता है वो आपकी एक एक चीज को वॉच कर रहा होता है। यानी आपने पेशेंट्स को इवन उससे बात कैसे की, उसको टच कैसे किया, उसको अनड्रेस कैसे किया, उसकी काउंसलिंग कैसे की फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन, तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडिडेट इन चीजों को नहीं उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, लेकिन एक एक चीज उसकी बीइंग अ गुड फिजिशियन, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक अच्छे फिजिशियन के, उन सारी चीजों को एग्जामिनर असेस कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें फिर आपने उसके बाद उसको कैसे उसकी पोजीशन बनाई, आपने ग्लव्स पहन के फिर चीजों को दुरुस्त करना शुरू किया, या आपने अपनी जो किडनी ट्रे है या एग्जामिनेशन ट्रे है उसको कैसे असेंबल किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट पिक किए, कैसे किए, आपने स्टेरिलाइजेशन का उस एग्जामिनेशन ट्रॉली पे कैसे चीजों का ध्यान रखा, आपने पेशेंट को क्लीन कैसे किया। एंड देयर आर 101 थिंग्स टू वॉच एंड टू मॉनिटर एट द एंड ऑफ एग्जामिनर्स। तो इसलिए आप तो सिर्फ एक चीज पे आप बता रहे हो कि इसमें पैप स्मीयर शायद नहीं सही बताया तो उसकी वजह से ऐसे हुआ। जो एग्जामिनेशन पार्ट होता है, मतलब जो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं पेशेंट की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सारी वो चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन टेक्निक इटसेल्फ, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप पेशेंट की को इवन स्पेकुलम जब आप डालते हैं, ये सिम्स स्पेकुलम जो कस्को स्पेकुलम जो डालते हैं, वो किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली योर डायरेक्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ द स्पेकुलम सो एज टू गिव मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। तो ये सारी चीजें हैं। पेशेंट फिर उस एग्जामिनेशन के दौरान में कितना को अनकंफर्टेबल होता है, ये भी सब चीजें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर एक कोलेक्टिवली एक पिक्चर बनती है किसी भी कैंडिडेट की। तो इसलिए आपकी जो डे टू डे रूटीन होती है, बेसिकली आप वही कर रहे होते हो एग्जाम में। और डे टू डे रूटीन हमारी जो कैंडिडेट्स की जो हम देखते भी हैं, तो उसमें वो कोई ऐसी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं होती, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि ये जो एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं इनको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में लेके आए, सो दैट इट डजंट सीम कि आप पहली दफा एक प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे हो एग्जाम में, या ये भी कि अंडर दैट स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन यू आर एग्जैक्टली डूइंग दैट थिंग जो आप हमेशा से करते आए। चाहे आपने रिफ्लेक्सेस अपने बनाने की कोशिश की बिफोर एग्जाम कि हम इसको इस तरह से ड्रेप करेंगे, ऐसे बात करेंगे, लेकिन करता कैंडिडेट वही है जो वो हमेशा से करता आया। तो इसलिए वो रूटीन में आपकी चीजें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। अब जो स्मीयर लेने की टेक्निक है, डेफिनेटली उसकी एक डेफिनेटली है। अब उसमें स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन से आपने लेना होता है। बाद दफा अगर एक्टिपी हो पेशेंट में, सर्वाइकल एक्टिपी है, उस केस में आपने कैसे लेना है और उसमें कौन से मार्जिन्स आने चाहिए, फिर आप उसको लेने के बाद आपने उसको स्लाइड्स पे स्प्रेड कैसे करना है, देन हाउ यू फिक्स दैट सैंपल स्पेसिमन, आप उसको फिक्स कैसे करते हो, और फिर उसके बाद ये सब चीजें। और इसके अलावा ये वो सारी चीजें जो मैंने स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड बताई हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्योंकि पैप स्मीयर में बताने में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बहुत ज्यादा मसला हुआ होगा, वो तो एक सिंपल सी चीज है कि हमने इस तरह से उसका स्मीयर लिया, इस जगह से लेना है, ऐसे लेना है, उसको ऐसे फिक्स करना है और ऐसे उसको लेबोरेटरी में भेजना है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला है। और पेल्विक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग भी हमें पता होती है कि किस तरह से उसको बताना होता है।
आप इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर उसकी पल्पेशन और सारी चीजों पे जाते हैं। हाउ टू डू स्पेकुलम, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू डू स्पेकुलम कस्को एग्जामिनेशन। अब इसमें अब ऑनलाइन तो बताना प्रैक्टिकली मुश्किल है, लेकिन एज अ जनरल रूल पेशेंट की पहले पोजीशन, कंसेंट के अलावा पोजीशन, और सबसे पहले ये कि जब आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट से अगरचे एग्जामिनेशन में पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करके ही यूजुअली लिटाया जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट से ये पूछ लेना बेहतर होता है कि आपने यूरिन कब किया था, क्योंकि उससे भी बाज़ दफ़ा आपकी जो पेल्विक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स चेंज हो सकती हैं, और समटाइम्स इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू लोकलाइज द सर्विक्स बिकॉज दैट इज पुश्ड सो हाई अप बाय द फुल ब्लैडर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा पूछ लो पेशेंट से तो ये भी आपके रिफ्लेक्सेस को शो करता है। उसके अलावा जब आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है एंड यू हैव टू टेक द स्मेयर एट द सेम टाइम, तो उसमें फिर आपने उसको किसी जेल वगैरह से, एक्सेप्ट फॉर द न्यूट्रल जेल, जो जैसे अल्ट्रासाउंड में जो जेल यूज होती है वो, क्योंकि उससे सेल साइटोलॉजी इफेक्ट हो सकती है, और यू कैन इमर्स दैट स्पेकुलम इन सिंपल वाटर या सेलाइन वगैरह में भी आप उसको इमर्स कर सकती हो, या फिर कोई न्यूट्रल जेल के साथ है। लेकिन एग्जामिनेशन में चूंकि एक्चुअली आप उसको सैंपल के लिए नहीं भिजवा रहे होते, तो सिर्फ आप ये बता सकते हो जस्ट फॉर द पेशेंट्स कंफर्ट, आप उस वहां जो प्रोवाइडेड होती है जेल वो यूज तो कर सकते हो, लेकिन वैसे बता दें कि यूजुअली ये जेल यूज नहीं होती बिकॉज इट कैन अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेल साइटोलॉजी। इसके अलावा जब आपने उसको करना होता है तो बाय योर लेफ्ट हैंड यू सेपरेट द लेबिया, और हमेशा स्पेकुलम की आप स्पेकुलम को जो है वो ट्रांसवर्सली इंसर्ट करते हैं। अब एक दफा ये भी सवाल पूछा गया था कि विदाउट यूजिंग योर लेफ्ट हैंड आप स्पेकुलम को इंसर्ट कैसे करेंगे। अब देखो, in without separating the labias are in close opposition to each other in the midline, so these need to be separated before actual insertion of speculum। तो उस सूरत में आप उसको पहले लॉन्गिट्यूडनली ला के पहले सेपरेट करते हो, फिर आप उसको ट्रांसवर्सली ला के और फिर आपने उसको इंसर्ट करना होता है ग्रेजुअली एंड पोस्टीरियरली डायरेक्टेड। इसको थोड़ा सा ओब्लिकली डाउनवर्ड की इससे आपने उसको इंसर्ट करना होता है सो दैट इट डजंट टचेस द एरिया ऑफ क्लाइटोरिस, क्योंकि दैट गिव्स एक्सट्रीम पेन टू द पेशेंट। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको ओब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इंसर्ट करते हैं एंड इन अ क्लोज्ड पोजीशन ट्रांसवर्स में आप इंसर्ट करते हैं व्हाइल यू आर सेपरेटिंग द लेबिया बाय योर लेफ्ट हैंड। और इसमें फिर आप इसको जब इंसर्ट करते हैं व्हाइल यू आर हाफ वे इन द वेजाइना देन यू स्टार्ट ओपनिंग इट, क्योंकि अगर आप उसके बाद इसको बिल्कुल ऊपर ले जाके ओपन करते हो तो दैट विल टच द सर्विक्स। तो आपकी बेसिकली जो सेल साइटोलॉजी है वो उससे इफेक्ट हो सकती है बिकॉज यू हैव टू टेक सेल साइटोलॉजी अनटच्ड सर्वाइकल सर्विक्स के ऊपर से आपने लेना होता है स्मेयर। तो हाफ वे जाके आप उसको स्पेकुलम को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करते हैं, अगेन exerting the pressure in the posterior and downward direction. So this gives the minimum pain to the patient। और सबसे important चीज ये कि पेशेंट को आपने ये इंस्ट्रक्ट करना होता है कि ये एक मेटालिक चीज है जो उसको थोड़ा सा शायद कोल्ड की फीलिंग दे लेकिन अदरवाइज इट विल नॉट कॉज पेन, और इसमें थोड़ा सा उसने डीप ब्रीथ भी करना होता है सो एज टू रिलैक्स द लिवेटर एंड आयन पेल्विक मसल्स, क्योंकि पेशेंट अगर उसमें एक्सर्ट करेगी तो डेफिनेटली शी विल बी टाइट एंड इट विल गिव डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट व्हाइल इंसर्टिंग द स्पेकुलम इनसाइड। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि पेशेंट का एक कंफर्टेबल स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। अब जब आपने उसको मिड में जाके आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया तो व्हाइल इट विल बी फुली ओपन्ड सर्विक्स आपको क्लियरली विजुलाइज हो जाती है। वेरी रेयरली ऐसा कभी होता है कि अगर एक्यूटली रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो तो उसमें सर्विक्स इफ इट इज पुश्ड एंटीरियरली तो उसमें उसका लोकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, और उसमें या फिर अगर बहुत पोस्टीरियरली डायरेक्टेड है तो भी लोकेशन डिफिकल्ट होती है। तो उस सूरत में ये पहले वक्तों में होता था कि आपने 2 दफा स्पेकुलम नहीं डालना, लेकिन उसके बाद चूंकि ये रिपीटेड कंप्लेंट्स आई भी कि बाद दफा सर्विक्स लोकेट करना मुश्किल होता है और कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें। तो ऐसे केसेस में जो इतना कॉमन नहीं होते, डेफिनेटली बहुत कम ही ऐसे होता है कि उसमें सर्विक्स लोकेट ना हो, यूजुअली तो हो जाती है चाहे वो थोड़ी सी इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, थोड़ा सा आपने उसको मोबिलाइज करना होता है, थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना होता है और वो हो जाती है।
तो जब ये ओपन हो जाए पूरा, फिर आपने उसको वहां पे फिक्स करके स्मेयर लेके और उसके बाद आपने उसको निकालना होता है। निकालने की भी एक टेक्निक है, यानी आपने जब उसको निकालना है तो आपने उसको सर्विक्स के लेवल पे ही बंद नहीं करना। सर्विक्स के लेवल पे अगर आप बंद करने की कोशिश करोगे स्पेकुलम को, तो सर्विक्स वहां पे एंट्रैप हो जाएगी। तो सर्विक्स एंट्रैप हो जाएगी तो दिस विल गिव इंटेंस पेन टू द पेशेंट। सो you have to withdraw the speculum slightly outward in an open condition, और दरमियान में लाके मिड ऑफ द विजाइना पे आके आप उसको बंद करते हैं। तो बिल्कुल ये वही टेक्निक होगी जो इंसर्शन के टाइम पे आपने की, और फिर आप उसको जब क्लोज कर लेते हैं तो ग्रेजुअली यू विल टेक इट आउट। सो दिस इज हाउ यू डू अ प्रॉपर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। अब बात हम कर रहे थे जहां पे सर्विक्स आपसे विजुलाइज नहीं होती। सो समटाइम्स इवन इन दैट केस जहाँ पे आप सर्विक्स ना विजुलाइज कर सको, वहां पे ऐसा भी पॉसिबल है कि आप डिजिटल एग्जामिनेशन पहले कर लें। सो डिजिटली यू ट्राई टू लोकेट द सर्विक्स वेयर इट इज। बाज दफा ये बिल्कुल एक डायरेक्शन लेफ्ट या राइट साइड पे होती है, इंटीरियर या पोस्टीरियर होती है, और फिर उसके बाद आप स्पेकुलम डाल के और उसमें आप ये कर सकते हैं। अब इसमें बात हो जाएगी, अब ये बहुत ज्यादा फेवरेबल चीज तो नहीं है, लेकिन इसकी अब इजाजत है। तो इसलिए कि जो ज़ाहिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना एक गायनी के पेशेंट में इज अ मैंडेटरी स्टेप, क्योंकि इसमें जब तक आप सर्विक्स और विजाइनल वॉल्स को विजुलाइज नहीं करते, आप तब तक सारी चीज़ों पे कमेंट नहीं कर सकते। फॉर अ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक इन केसेस ऑफ इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग है या विजाइनल डिस्चार्ज है, इसमें आपने लोकल लीजन्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो फिर उसके बाद आप पेल्विक एग्जामिनेशन, डिजिटल एग्जामिनेशन करने के बाद आप इसको फिर दोबारा से इंसर्ट करके तो उसको फिर सर्विक्स को देख सकते हो। तो ये है जो इसमें बेसिकली टेक्निक होती है, जो एक क्वेश्चन बीच में आया था कि इसको करते कैसे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मायरीना होती है वो हमने फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में किस फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में रखनी है? इंट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल और सबसेरोइडल में? सबसे पहली बात तो ये कि मायरीना फाइब्रॉइड की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योंकि मायरीना है एक प्रोजेस्टेरोन्स। मायरीना सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकती है फॉर टेम्परेरीली मैनेजमेंट ऑफ अ फाइब्रॉइड, वो चाहे सम म्यूकस हो चाहे इंट्राम्यूरल हो। ये किसी स्पेसिफिक फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट नहीं होती, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड है वो बेसिकली GnRH एनालॉग्स होते हैं, जो हम जाहिर है वो भी एक शॉर्ट टर्म थेरेपी के तौर पे ही यूज करते हैं, या फिर बाद दफा एंटी प्रोजेस्ट्रोजेंस थेरेपीज होती हैं जिसको के यूज किया जाता है, जैसे ये एला-1 वगैरह, तो उनको हम सिर्फ यूज करते हैं, बट अगेन नॉट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। तो इसलिए मायरीना को उसकी ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करना पहले स्टेप पे है ही गलत चीज। तो ये सिर्फ उससे होने वाली हैवी ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करेगा, ये फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग। सपोज द पेशेंट वांट्स टू लिंगर ऑन हर फाइनल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अ फाइब्रॉइड, या आप समझते हैं कि पेशेंट इज नियर मेनोपॉज और अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वंस द मेनोपॉज इज सेट इन, तो उसमें वक्ती तौर पे आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई ऐसा रोल फाइब्रॉइड के खत्म करने में नहीं है। मैंने एक पेशेंट देखा था, she was 40 years and she was para 3, abortion 0, previous all SVDs, and मैडम उनकी कंप्लेन थी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months, और साइकिल रेगुलर था 10/30 डे का। मैडम वो जब उनका स्कैन करवाया तो स्कैन के ऊपर मैडम उनके 3x3 सेंटीमीटर के 2 फाइब्रॉइड थे। एक फाइब्रॉइड जो है वो सर्वाइकल रीजन में था, एक फाइब्रॉइड जो है फंडल रीजन में था। तो मैडम आई वाज बिट कंफ्यूज्ड कि ये तो इतने छोटे छोटे फाइब्रॉइड हैं 3x3, लेकिन पेशेंट को तो बॉदर कर रहे हैं, तो पेशेंट को तो हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देनी है।
तो मैडम इसमें फिर मैं मायरीना का ऑप्शन जो है वो सोच रही थी। देखो सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है वो क्या सर्विक्स के अंदर है या सुप्रा सर्वाइकल रीजन में है, और क्या ये जो फंडस वाला फाइब्रॉइड है या सर्वाइकल फाइब्रॉइड है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड मोर देन 3 to 4 सेंटीमीटर कैन गिव राइज टू दीज सिम्टम्स। और अगर फर्ज किया ये सब एंडोमेट्रियल नहीं है, सब सिरोजल भी हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट एनी अदर कॉज फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि दो पैथोलॉजीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं एनीवे। बट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ड्यू टू एनी रीजन, अगर फाइब्रॉइड उसकी वजह नहीं भी है, even then Mirena can be used as a symptomatic treatment of heavy menstrual bleeding because it is this is regular cyclical heavy bleeding, ये इसमें irregular pattern कोई नहीं है। तो इसमें डिपेंड करेगा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे बेसिकली, क्योंकि सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड अगर ये, क्योंकि इसमें देखो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स होते हैं, इसमें 0 से लेके 8 तक की टाइप के फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसमें इफ इट इज अ सब एंडोमेट्रियल पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड तो दैट कैन गिव राइज टू सिम्टम्स इवन इफ दैट इज ऑफ स्मॉल साइज। जैसे पॉलिप अगर 1 सेंटीमीटर का भी हो, 2 सेंटीमीटर का भी हो, तो उससे अच्छे खासे सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को। तो इसी तरह से अगर ये पेडंकुलेटेड सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड होगा तो उसमें डेफिनेटली ये सिम्टम आएंगे एंड दैट नीड्स अ डेफिनेट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये इंट्राम्यूरल है या सब सिरोजल है तो प्रोबेबली it is not causing this heavy menstrual bleeding। इसमें फिर आपको कोई दूसरी वजह तलाश करनी पड़ेगी, but for any reason Mirena can be used। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। जी मैडम क्वेश्चन पूछना था कि पेशेंट विद 35 years of age with secondary subfertility है 5 years ड्यूरेशन की and she is with lower abdominal pain and vaginal discharge। तो मैडम आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम उसको ऑन इंडक्शन ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे या फिर नहीं? देखो इसमें आपने सिर्फ एक वेजाइनल डिस्चार्ज की मुझे प्रॉब्लम बताई है, लेकिन क्या इसका बाकी वर्कअप इनफर्टिलिटी का हो चुका हुआ है? जी जी और दूसरी चीज ये कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ इसको बाकी जो है इसके पैरिटी के पहले क्या है, अबॉर्शन है, पैरा है, क्या है? मैडम शी इज पैरा 2+0 and 2 alive issue and having no issue for 5 years, trying for conception, complain of lower abdominal pain and vaginal discharge। ठीक है। तो मैडम इस ऐसे पेशेंट में हम इसकी पीआईडी ट्रीट करने के बाद उसको इंडक्शन ऑफर करेंगे या फिर इसका ये जो मेन अभी जो करंट प्रॉब्लम है वेजाइनल डिस्चार्ज और लोअर एब्डोमिनल पेन, इसकी तो ट्रीटमेंट आपने करनी ही करनी है, ठीक है। और ज्यादा बेहतर होगा अगर आप उसको टारगेटेड थेरेपी करें, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज की अगर आप कल्चर सेंसिटिविटी कर लें तो ठीक है, वरना आप इसको जिस टाइप का आपको डिस्चार्ज लग रहा है उस हिसाब से आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। सेकेंडली अब जब आपने इसको ट्रीटमेंट दे दी तो फिर डिपेंड करता है 5 years की इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, फिर डिपेंड करता है कि आपने बाकी इसका इनफर्टिलिटी वर्कअप करवाया या ना करवाया। तो वो भी करवाना इसलिए जरूरी है कि सो एज टू नो एनी अदर रीजन फॉर दिस। अगर इसको वेजाइनल डिस्चार्ज और पीआईडी के फीचर लग रही हैं तो फिर तो ट्यूबल पेटेंसी भी टेस्ट होनी चाहिए, इसमें हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी होना चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि पहले 2 बच्चे हैं तो हस्बैंड सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज जस्ट एन assumption। लास्ट वन चाइल्ड इज 5 years old। अब मेल पार्टनर की भी हम हिस्ट्री डेफिनेटली लेते हैं, बट जस्ट टू कंप्लीट द वर्कअप ऑफ सब फर्टिलिटी यू हैव टू गो फॉर हस्बैंड सीमन एनालिसिस एज वेल, क्योंकि कोई भी सेकेंडरी पैथोलॉजी उसमें भी हो सकती है, अदरवाइज योर वर्कअप विल रिमेन इनकम्प्लीट। और इसके अलावा आप इसको इससे पहले के बाकी इसको दें थेरेपी फॉर वेजाइनल फॉर ओवुलेशन इंडक्शन, आप इसको ट्राई करें। इसमें बीइंग हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, आप इसमें ट्यूबल पेटेंसी भी करवाएंगे आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ दैट इन्फेक्शन। फिर उसके बाद आप इसमें ओवुलेशन इंडक्शन ट्राई कर सकते हैं, और फिर इसमें इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रिव्यू करें कि और कोई इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर जाना चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हम इसको वेजाइनल डिस्चार्ज ट्रीटमेंट करके तो ओवुलेशन इंडक्शन शुरू कर देंगे, कर सकते हैं बट आफ्टर रूलिंग आउट ऑल अदर कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी। अच्छा मैडम, इसी पेशेंट में हम जब लेप्रोस्कोपी करेंगे तो पहले एंटीबायोटिक कोर्स देके उसके बाद लेप्रोस्कोपी करें या फिर स्टार्ट करके भी हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं? स्टार्ट करके क्या मतलब?
पहले आप इसको एंटीबायोटिक करें। If she is having problem of vaginal discharge and abdominal pain for a long time, then you have to completely treat that. क्योंकि देखो अब हम स्टार्ट करके अगर लेप्रोस्कोपी करें तो व्हाट इज द इमरजेंसी इन दैट केस? ऐसा तो हम सिर्फ सेप्टिक केसेस में करते हैं जहां पे हमें इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी होती है, और द केसेस ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन जहां पे हमें इमरजेंसी में यूट्रस को इवैक्यूएट करना होता है बिकॉज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज स्टिल इनसाइड। वहां पे सिनेरियो फर्क होता है कि आप उसको एंटीबायोटिक्स देते हो फॉर 6 to 12 hours एंड देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट। But what is emergency in this case? So first you will complete the treatment of that infection and then you will go for the other measures. अब इसमें अगर आपको, और दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई कोएग्जिस्टेंट पैथोलॉजी है फिर आपने डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू गो फॉर, वेदर लेप्रोस्कोपी और HSG। तो ये भी आप उन दोनों को बीच में डिसाइड करते हो। Every patient is not a candidate for diagnostic laparoscopy. Some people may need HSG also. तो इसलिए जो है वो उसको केस के अपने ऑन मेरिट पे ये डिसाइड करें कि व्हाट मेथड ऑफ ट्यूबल पेटेंसी यू विल गो फॉर। ठीक है मैडम, एक और चीज़ एक बता दें कि PID के सिनेरियो में हम जब हम यूजुअली हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है या फिर हम HVS लेते हैं, तो मैडम हमारी क्योंकि हमने तो कभी नेट होते हुए देखा नहीं है, हमें एग्जामिनेशन में जिस तरह के टेस्ट हैं, नेट, इस तरह की ये सारी बातें करनी चाहिए। देखो एक जो इस वक्त तक जो हमारे पास रिसेंट एडवांसेस हैं, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 2 FCPS पार्ट 2, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये तो नॉलेज हो कम से कम कि दुनिया में हो क्या रहा है, व्हाट आर द लेटेस्ट एंड रिसेंट एडवांसेस इन अ स्पेसिफिक फील्ड। हमारे यहाँ होता है या नहीं होता, दैट इज अनदर इशू। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, आपने पेशेंट की काउंसलिंग करते हुए ये सब चीजें उसको बतानी होती हैं कि ये चीज। और नेट टेस्ट तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और बहुत सारी हमारे पास जेनेटिक स्टडीज भी हो रही होती हैं। हम जो पेशेंट को बताते हैं, अगर चाहे वो एक्सपेंसिव भी हों फिर भी उसकी अवेलेबिलिटी तो है। तो बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है, कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको नॉलेज अपडेटेड सब लेटेस्ट एडवांस चीजों का होना चाहिए। क्योंकि आपने जो है वो बाल दफा आप पेशेंट्स को ऑफर ये चीज करते हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि यहीं पे एंड अप हो जाएंगे, कुछ लोग आगे मजीद स्टडीज के लिए भी जाते हैं, कुछ MRCOG भी करते हैं, और जो MRCOG करके यहाँ इस मुल्क में वापस आते हैं उन्होंने तो सारी चीजें, सारे पेशेंट, सारी फैसिलिटीज, सारी टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज के हिसाब से सीखी होती है, बट स्टिल दे डू प्रैक्टिस इन आवर पॉपुलेशन। अपडेटेड नॉलेज का होना एक अपर एज होता है आपके एंड पे, लेकिन सिर्फ इस चीज को ये बेस बना के कि हमने चूंकि अपने मुल्क में प्रैक्टिस करनी है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है सो वी नीड नॉट टू नो, वो गलत है। क्योंकि आपको लेटेस्ट सारी चीजों का बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। और आप जब मेंशन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे कि दो इन दिस केस ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हमें ये डायग्नोसिस पता चल सकता है, बट दीज आर नॉट अवेलेबल। तो आपने अपना लेटेस्ट नॉलेज भी शो कर दिया और आपने उसकी लिमिटेशन भी शो कर दी। इसी तरह से ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि अगर से इसमें ये हैं अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक जो है नॉलेज, उसमें ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वी हैव द लिमिटेशन ऑफ दिस थिंग। मतलब आप उसमें अपनी लिमिटेशन भी साथ साथ बता रहे होते हैं कि ये भी इसमें हो सकता है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कर सकते अपनी कंट्री में क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल प्री टर्म लेबर में ही अगर आप देख लें तो जो होते हैं एटोसिबेन वगैरह, that is a wonderful drug to arrest the preterm labor, but that is not available in our country. तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको मेंशन करना ही छोड़ दें। आप ये कहेंगे कि इसमें आइडियल जो थेरेपी है वो एंटीऑक्सीटोसिक एजेंट्स की होती है, like एटोसिबेन, but this is not available in our country, so we have to depend upon the other available therapies जो कि ये हैं, और हम ये करते हैं। और हो सकता है आप उसका जिक्र ना भी करो तो एग्जामिनर खुद ही आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर दैट, तो फिर आप उसको बता सकते हो कि ये भी है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है ये। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन?
जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम मैं पूछ लूँ एक क्वेश्चन और? जी मैडम ये एक और पेशेंट डिस्कस करना था आपसे. शी इज 40 years of age with heavy menstrual bleeding due to fibroid uterus है, and uterine size 18 week size है, and posterior wall fibroid है 4 into 5 centimeter, and our plan is hysterectomy. Patient's wishes definitive management. तो मैडम इस पेशेंट में हम हिस्टेरेक्टमी से पहले इसकी सैम्पलिंग करेंगे, और 18 वीक साइज यूट्रस है, फिर हम किस रूट से इसकी सैम्पलिंग करेंगे? 40 इयर्स के पेशेंट पे आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग क्यों करोगे? क्योंकि मैडम फाइब्रॉइड्स कैन बी एसिम्प्टोमेटिक इन 50% ऑफ केसेस, और दिस ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू बट दिस फाइब्रॉइड इज सिम्प्टोमेटिक. बट दिस फाइब्रॉइड इज सिम्प्टोमेटिक. हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो उसको है ही है. मैडम बिफोर सर्जरी हमें इसकी सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए पेशेंट की? क्यों? मैं वही तो वजह पूछ रही हूँ. शी इज हैविंग रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड द फाइब्रॉइड साइज इज 4 into 5 centimeter, जिसके साथ 18 वीक साइज का होना भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि ये बहुत बड़ा फाइब्रॉइड नहीं है, बट स्टिल द यूट्रस इज ऑफ 18 वीक साइज. तो इसमें क्यों करेंगे? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग डीएनसी इन दिस केस? मैडम एज वी आर गोइंग फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, तो हम देखना चाहेंगे कि उसके साथ कोई एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या नहीं, तो इसके फिर बेटर काउंसलिंग के लिए कि हम इसका BSOB करें साथ में या ना करें. इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो है वो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी का कितना चांस होगा, इफ आई आस्क यू अ फिगर अबाउट दैट कि इसमें एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी या एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी का कितना चांस है, तो इसमें देखो आपने इंसिडेंट्स के साथ आपने इसको रीइंफोर्स करना होता है. जब आप डीएनसी की बात करते हैं और आप उसमें फंस जाएं, तो इसमें सबसे पहले ये चीज होती है कि आप उसको जस्टिफाई करें विद द फैक्ट्स एंड द फिगर्स कि एज 40 इयर्स पे द चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी आर दिस, एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग फाइब्रॉइड तो उसमें चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी आर दिस. तो इसलिए मैं इसको एज आई एम गोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ द ओवरीज इन दिस केस, एज देयर इज नो अपेरेंटली अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन मैलिग्नेंसी इन दिस केस, so I would like to conserve the ovaries in this case, and as I'm going to conserve the ovaries, so I will rule out endometrial malignancy beforehand before going for hysterectomy या जो भी आपने सर्जरी करनी हो. तो उस सूरत में आपने फैक्ट्स और फिगर के साथ उसको साबित करना है कि मैं इसलिए इसमें कर रही हूँ कि इसमें चांसेस इतने ज्यादा होते हैं. तो इसमें आपने इसको फैक्ट्स और फिगर के साथ अपने उसको जस्टिफाई करना है, क्योंकि हवाई बातों से कभी एग्जामिनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते. तो आपको इसमें डीएनसी इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, चाहे आप उसको पाइपल के साथ भी करें, दैट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर. और दूसरी बात ये कि आप बड़े साइज की यूट्रस, ज़ाहिर एंडोमेट्रियल कैविटी भी उसकी उतनी ही बड़ी हुई होती है, तो आप उसमें एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कैसे करोगे, दैट इज अनदर क्वेश्चन. और फिर उसके अलावा फिर आप उसको पेशेंट, अगर फर्ज किया पेशेंट इज ब्लीडिंग हैवीली, और क्या आप उसको पेशेंट को कहोगे कि और एक हफ्ता 10 दिन हमारे पास रहे, या हफ्ते 10 दिन के बाद आए, पेशेंट माइट बी लूज फॉर फॉलो अप. तो ये सारी चीजें हैं जो इस पेशेंट में हो सकती हैं. तो इसलिए आपको उसको स्ट्रांगली जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसमें चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी ये हैं. अलबत्ता अगर इस पेशेंट में फाइब्रॉइड के साथ इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होती तो फिर हम कह सकते थे कि इसमें किसी हद तक जस्टिफिकेशन है, बट फॉर रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा जरा ज्यादा स्ट्रांगली, उसको कन्विंस करने के लिए एग्जामिनर को. बट शॉर्टर देन दैट, मतलब आप इसको बायोप्सी लिए बगैर, इफ यू गो फॉर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड देन नोइंग द एंडोमेट्रियल थिकनेस एंड द सब एंडोमेट्रियल डॉपलर फ्लो, दैट विल सर्व द पर्पस. अगर पेशेंट में, जैसे ये वाला पेशेंट है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हम अगरचे मैलिग्नेंसी को रूल आउट नहीं कर सकते, स्टिल इट कैन बी, लेकिन फिर भी उसके चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेशेंट हु इज हैविंग इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग. तो इसलिए उसको कम से कम जो एक मिनिमम इन्वेस्टिगेशन होगी वो ये होगी जो मैंने आपको बताई है.
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है एंडोमेट्रियल थिकनेस में, और एंडोमेट्रियल थिकनेस वेरी विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर यू कैन गो अहेड, फिर आप बता सकते हो कि इसमें ये चीज है, इस वजह से मैं इसको एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी को इसमें रूल आउट करना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो जी। मच। और कोई क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम मैं ही पूछ लूँ एक और क्वेश्चन? जी जी, पूछ लें। मैडम यही फाइब्रॉइड में एक और पेशेंट मैंने देखा था, शी इज 50 years of age with continuous bleeding for 2 months and on examination her uterine size was continuous bleeding है? Yes madam. अच्छा, and ठीक there है। were no comorbids. Patient BMI was also 25 kilogram per meter square. On examination, uterine size was 14 week size and it was firm, non-tender. And on scan, there was a posterior wall fibroid of 3 into 3 centimeter. ठीक है। I asked patient's wish, so she said, डॉक्टर जैसे आपको सही लगे, usually patient जैसे कहते हैं। तो मैडम इस पेशेंट ने मुझे ये था, शी इज 50 years of age and अप्रोचिंग मेनोपॉज, उसको ब्लीडिंग तो है लेकिन उसको HB 8.5 है एंड फाइब्रॉइड इज आल्सो 3.3 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसे पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज शी इज अप्रोचिंग द एज ऑफ मेनोपॉज एंड सो दैट्स व्हाई आप इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आप इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकते हो, प्रोवाइडेड शी रिस्पॉन्ड्स टू दैट मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट देके तो आप इसको 2-3 साल आराम से लिंगर ऑन कर सकते हो टिल शी रीचेस अ नेचुरल मेनोपॉजल एज एंड देन हर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। वो 3 into 3 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड को इतना बड़ा तो है भी नहीं है, और मे बी कि ये कोई ऐसी वजह ना भी हो उसकी परसिस्टेंट ब्लीडिंग की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग अगर है तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग के साथ जाहिर है कोई और वजह भी हो सकती है, वो ना भी हो तो इवन देन इट कैन बी कंट्रोल बाय द हार्मोनल ट्रीटमेंट, सेफर फॉर हर एज, और उसकी कंडीशन को देखते हुए कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो उसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं होगा। एटलीस्ट हम बाद दफा HRT भी तो दे ही रहे होते हैं, तो दैट इज अनदर ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम, ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन दिस केस। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है जो कि आप पेशेंट को दे सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड के पेशेंट का कंप्लायंस लेवल ऐसा है कि शी कैन एडहेयर टू ऑल ऑफ योर इंस्ट्रक्शन so that she can take the hormonal treatment continuously and regularly without any break, वो इसमें छोड़े ना बीच में, और आपके पास रेगुलर फॉलोअप के लिए आती रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, बिकॉज शी इज अनीमिक नाउ। अनीमिया ट्रीट भी आपने करना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा कि अनीमिया भी आप ट्रीट करो और इसके सिम्टम्स को भी ट्रीट करो। और एनीमिया ट्रीट करने के बाद सिम्टम्स उसके ट्रीट हो जाते हैं, पेशेंट वेल कॉम्प्लाइंट है, आपकी सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी, तो यू कैन मतलब इजीली यू कैन कंटिन्यू विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। मैडम अगर हम ये फाइब्रॉइड की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में व्हेन हमने देख लिया पेशेंट के कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, HB इज 8 एंड अबव एंड पेशेंट कंप्लाइंट भी है, तो हम कितने साइज ऑफ फाइब्रॉइड और कितने यूट्राइन साइज तक हम? देखो 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड ऐसा है जिसको आसान, बेसिकली साइज ऑफ फाइब्रॉइड इज वन थिंग बट लोकेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड अगर मोर देन 50% सब एंडोमेट्रियल है तो वो तो सिम्टोमेटिक होगा। अब अगर जैसे 10 सेंटीमीटर का सब सिरोजल फाइब्रॉइड भी बाग दफा सिम्टोमेटिक होता है, तो साइज के साथ साथ इसकी बेसिकली लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ फाइब्रॉइड जैसे अगर फर्ज किया यही 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड जो है ये सब एंडोमेट्रियल हो विच इज प्रोजेक्टिंग फॉर मोर देन 50% ऑफ इट्स साइज इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी, तो प्रोबेबली ये मेडिकल ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ फाइनल मैनेजमेंट इन दिस केस, जिसमें हिस्टेरोस्कोपी एंड फाइब्रॉइड रिमूवल भी हो सकता है। 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड तो हम हिस्टेरोस्कोपी से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑफर की जा सकती हैं पेशेंट को, एंड हिस्टेक्टमी वुड बी अनदर चॉइस इन दिस केस। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि उसका साइज, उसकी लोकेशन क्या है।
और ये बाकी इसमें तो कोमॉर्बिडिटी कोई नहीं है, लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटी हो तो फिर उसमें एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी वाले फैक्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो कोई और क्वेश्चन, वरना फिर इसके बाद हम एंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेस्टर्न जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। मैम एक पेशेंट मैंने देखी थी, शी इज 35 इयर्स ओल्ड, पैरा 3 है मैम, प्रीवियस स्कार्स। मैम उसने इम्प्लिनॉन रिक्वायर पिछले 5 मंथ्स बैक, उसके बाद मैम उसको इरेगुलर ब्लीडिंग है, लेकिन मैम अब लास्ट 1 मंथ से शी इज हैविंग कॉन्टिन्यूअस पीवी ब्लीडिंग मैम, तो उसको मैम मैनेजमेंट उसकी क्या की जाए? इम्प्लानॉन उसने कब रिक्वायर था? मैम 5 मंथ्स बैक रखवाया था, उसके बाद उसको इरेगुलर पीवी ब्लीडिंग थी, लेकिन मैम फॉर द लास्ट मंथ उसको कॉन्टिन्यूसली उसको पीवी ब्लीडिंग है। तो इसमें आपके ख्याल में कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग इसको क्यों है? मैम डेफिनेटली इम्प्लिनॉन के साथ थोड़ी सी इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? दो वजह होती है होने की। एक तो इरेगुलर हार्मोनल लेवल्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, डीपू प्रेपरेशन है ना, उसमें से कभी कम होंगे कभी ज्यादा रिलीज होंगे, तो ऊपर नीचे लेवल जब होंगे स्टैटिक नहीं होंगे तो विड्रॉल ब्लीडिंग विल बी फ्रीक्वेंटली इन दिस केस। एंड सेकेंडली बीइंग अप डीपू प्रेपरेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस, ये एंडोमेट्रियल एट्रोफी भी कर रहा होता है। सो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन ट्रीट हर बाय कंबाइंड प्रेपरेशन। तो इसलिए इसको अभी वक्ती तौर पे इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करें बाय कॉम्बिनेशन थेरेपी। एंड इफ शी डजंट रिस्पॉन्ड टू एवरी थेरेपी तो फिर इसमें एक अनसूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड विल बी देयर, फिर आपको हो सकता है इसमें इसको निकाल के किसी ऑल्टरनेट मेथड पे जाना पड़े। तो ये प्रोजेस्ट्रोजन की एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे वो डीपो इंजेक्शंस हो चाहे वो इम्प्लांट्स हों, तो ये उनमें एक प्रॉब्लम होता है हमेशा। और अगर इसमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी नहीं हुई तो ये इसमें फिर इसके बेसिकली हाई एंड लो लेवल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन हैं जो ऑफ एंड ऑन विड्रॉल ब्लीडिंग कर रहे हैं। तो इसमें अगर एंडोमेट्रियल एट्रोफी वाला फैक्टर ना हो तो इवन समटाइम्स यू कैन यूज द प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी, लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी ऑलरेडी इन प्रेजेंस ऑफ अ डीपू प्रोजेस्ट्रोजन प्रेपरेशन अमूमन काम नहीं करती, बल्कि ज्यादा थोड़ा सा वर्सन हो जाती है सिचुएशन। तो ऐसी सूरत में फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ ही हमें इसको करेक्ट करना पड़ता है। थैंक यू मैम। जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम इस सेशन को एंड अप करें। फिर यहाँ पे मैम एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी मैडम, मेरे से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था कि मेरा केस था फाइब्रॉइड का, तो मैंने मायोमेक्टमी आज फाइब्रॉइड के लगता है फाइब्रॉइड के काफी सारे केसेस थे एग्जाम में। जी जी, फाइब्रॉइड का क्या केस था आपका? मैम फाइब्रॉइड तो मेरा पेशेंट थी, तो मैडम सेकंड मैरिज थी, तो फाइब्रॉइड का केस था, तो मैडम उसमें ना मैंने मायोमेक्टमी ऑप्ट की थी, उसकी ट्रीटमेंट बेटा मुझे उसकी एज और पैरिटी पहले बताइए पेशेंट की। मैम पेशेंट 40 इयर्स की थी। कितनी? 40 इयर्स, ठीक है। और मैडम सेकंड मैरिज थी, लेकिन पहली जो फर्स्ट मैरिज थी उसमें से उनके 2 किड्स थे, 2 फीमेल्स थी। अच्छा, सेकंड मैरिज थी बट ऑलरेडी शी वाज हैविंग 2 किड्स। हाँ जी मैम, और अभी जो सेकंड मैरिज थी इट वाज फ्रॉम 1.5 ईयर। ठीक है। और मैडम पेशेंट को फर्टिलिटी इश्यूज भी नहीं थे, क्योंकि द पेशेंट एंड हर हस्बैंड वाज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द फैमिली। क्योंकि हमारे पास दो बेटियां हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन पेशेंट वाज ऑल द टाइम इंसिस्टिंग मी कि मैं डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहती हूँ, मैं हिस्टेक्टमी करवाना चाहती हूँ, हिस्टेक्टमी करवाना चाहती हूँ। लेकिन मैडम फिर भी मैंने जो है ना वो एग्जाम में मायोमेक्टमी ऑप्ट की थी, उनके पेशेंट के जो है वो 3x3 सेंटीमीटर का एक एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड था और एक 5x7 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड था। ठीक है। और मैडम तकरीबन 20 वीक साइज यूट्रस जो है वो आराम से पल्पेट हो रही थी, उनका मैस पल्पेट हो रहा था एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। मैम एग्जाम मैंने मायोमेक्टमी ऑप्ट की थी क्योंकि अब पेशेंट 40 इयर्स की थी और ये सारा कुछ, तो मैडम एग्जामिनर तो सेटिस्फाइड हो गई थी। लेकिन मैडम उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चुप करो बेटा, उन्होंने कहा था कि इंट्रा ऑपरेटिवली आप ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए, हैमरेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगी? तो मैंने कहा मैडम कि मैं ना हम लोग तो प्रैक्टिकल रूटीन में टॉर्नी क्यों बांधते हैं नीचे, मतलब उसके लोअर एज पे यूट्रस के। ठीक है, टॉर्नी के एक चीज थी।
हाँ जी, उन्होंने फिर मुझसे पूछा व्हाट एल्स, और क्या इसके अलावा आप कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैडम हम फोलीज जो होता है ना, वो टॉर्निके की किस्म हो जाती है ना, वो तो टॉर्निके तो डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हो। और मैम उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप फोलीज में कौन से नंबर का फोलीज जो है वो यूज करेंगी। तो मैं एकदम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा हमारे तो थिएटर में एडल्ट साइज का ही होता है, तो मैं एडल्ट साइज का ही बांधूंगी। मैडम ये मेरा आंसर ठीक था? हाँ ठीक है, वही वाला फॉलिस कैथेटर होता है। फॉलिस कैथेटर के अलावा फॉलिस कैथेटर अमूमन नहीं बांधा जाता। बेसिकली इसमें जो आम जो आपकी ड्रिप सेट की वो होती है वो बांधे, और फॉलिस कैथेटर तो अमूमन हम नहीं वैसे करते। मैंने पहले यही आंसर दिया था कि मैं ड्रिप सेट बांधूंगी। देखो फॉलिस कैथेटर तो नहीं बांधा। फॉलिस कैथेटर को आप कैसे बांध सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। इसमें तो टोर्निके कैन बी इन एनी फॉर्म, जिसमें बाज़ दफा वो एक मेटालिक भी होता है, लेकिन ज्यादा कॉमनली ये होता है कि ड्रिप सेट की ट्यूबिंग को आप लेके बांध देते हो, तो ड्रिप सेट की ट्यूबिंग ही ज्यादा होती है। फॉलिस कैथेटर तो अमूमन नहीं यूज होता। लेकिन इसमें ये तो थी एक टोर्निके लगाने के लिए, लेकिन बाकी हीमोस्टेसिस के और भी तो तरीके होते हैं, वो नहीं आपने बताए? नहीं मैडम, मैंने नहीं बताया। क्योंकि आप फाइब्रोइड बेड पे वेजोप्रेसिन इंजेक्ट कर सकते हो। आप उसको इवन आप तो रोल ऑफ साइटोटेक थेरेपी, साइटोटेक टेबलेट जो हैं वो भी बिफोर मायोमेक्टमी आप इमीडिएटली बिफोर जो है वो उसको रेक्टली प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। तो टोर्निके जो है वो फॉलिस कैथेटर, इसीलिए मेरा ख्याल है उन्होंने सवाल किया होगा कि कौन से नंबर का, क्योंकि फॉलिस कैथेटर से ज्यादा आप फिर ड्रिप सेट की ट्यूबिंग को आप बांध रहे होते हैं अगर और कोई चीज अवेलेबल ना हो तो। ओके अच्छा मैडम, वैसे इसमें आइडियल क्या है? आइडियल बोनी क्लैंप है? आइडियल तो बोनिस क्लैंप ही है, वो तो बहुत इफेक्टिवली उसको कंप्रेस कर देता है। लेकिन बाकी ज़ाहिर बोनिस क्लैंप कितनी कुछ जगहों पे अवेलेबल है, इस वजह से ये बाकी जो थेरेपीज हैं ये तो की जाती हैं, ये तो हर जगह पे प्रैक्टिस हो सकती हैं। बोनिस क्लैंप ना भी हर जगह अवेलेबल हो तो बाकी चीजें तो हर जगह अवेलेबल हो सकती हैं। इसलिए सारी ही चीजों का मेंशन करना चाहिए कि इसमें ये चीजें। और क्लैंप जब आप बोनिस क्लैंप खासतौर पे लगाते हो तो उसको कम से कम 45 मिनट्स के बाद आपने उसको ऑफ भी करना होता है, तो उसकी ये भी लिमिटेशन होती है। मैम ये भी मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप कितनी देर बाद उसको इंटरमिटेंटली रिलीज करेंगी। मैंने 30 मिनट्स बोले थे। क्या था? 30 मिनट्स मैडम मैंने बोले थे। 30 मिनट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वैसे 45 मिनट्स के बाद अमूमन उसको रिलीव करते हैं, लेकिन 30 मिनट्स भी बोल दिया तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मैडम, इसके अलावा भी मैडम वो पूछना चाह रही थी, वो प्रोब कर रही थी इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं। तो मैडम मैंने ट्रांसफॉर्मिंग बोला, उन्होंने सही पूछा ना कि और कौन कौन से तरीके होते हैं, इसलिए कि और बहुत सारे तरीकों में ये सारी चीजें जो हमने अभी मेंशन की हैं तो वो सारे तरीके आपको बताने तो चाहिए थे। वो ये तो कॉमनली हम इस फोरम पे भी डिस्कस कर ही रहे होते हैं मायोमेक्टमी के दौरान में क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा मैडम, अगला उनका क्वेश्चन था कि जो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है उसके लिए आप क्या कैविटी ओपन करेंगी या आप पीछे से खोलेंगी, उसको पीछे से निकालेंगी? तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैडम मैंने तो कैविटी ओपन की थी। कैविटी ओपन कर दी थी, यानी आप अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड सपोज मिड यूट्राइन सेगमेंट में है तो आप पहले एंटीरियर वॉल पूरी काटोगे, फिर आप उसके बाद कैविटी में जाओगे, फिर आप कैविटी के थ्रू पीछे जाओगे और फिर आप फाइब्रॉइड निकालोगे। एक बड़ी मुश्किल अप्रोच है ये। वो इसलिए कि देखो पोस्टीरियर अब जहाँ पे एक होती है आइडियल इंसिजन। आइडियल इंसिजन ये होता है कि आप एंटीरियर वॉल में आप इंसिजन दें और इसलिए कि उसमें एडहीजन, ट्यूबल एडहीजन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये कोई हरफे आखिर नहीं होता। अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है लो इन द यूट्राइन बॉडी और इवन इन द मिड यूट्राइन बॉडी, तो इसमें पूरी की पूरी एंटीरियर वॉल को काटना, फिर कैविटी को खोलना, फिर कैविटी के थ्रू पीछे जाना, वो एक बड़ा मुश्किल अप्रोच होती है और इसमें आप बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं यूट्राइन मस्कुलेचर का भी। क्योंकि ये जो चीज होती है ना कि आपने अगर मायोमेक्टमी की है तो वो अपर सेगमेंट स्कार की तरह से ट्रीट होगा इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हाउ डीप यू हैव गॉन इनसाइड द यूट्राइन मस्कुलेचर, यूट्राइन वॉल। तो आपने तो इंटीरियर वॉल पूरी की पूरी काट दी, तो इसलिए पोस्टीरियर वॉल प्रीडोमिनेंटली जो प्रोट्यूट कर रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल और इंट्राम्यूरल है या जो है वो सब सिरोजल में तो खैर होता ही पोस्टीरियर वॉल इंसिजन है, लेकिन इवन अगर ये प्रोट्यूट कर रहा है थ्रू द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल ज्यादातर,
तो उसमें पोस्टीरियर इंसिजन ही आप दोगे, रादर देन गोइंग थ्रू द इंटीरियर वॉल, कटिंग इट टू द फुल लेंथ थिकनेस, और फिर उसके बाद कैविटी भी ओपन करो और फिर उसके बाद पोस्टीरियर वॉल को भी ओपन कर दो, वो उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है यूट्रस का। सो वेयर प्रीडोमिनेंटली यू कैन टेक आउट द इन्यूक्लिएट द फाइब्रॉइड बाय गिविंग इंसिजन, आप उसी जगह पे इंसिजन देते हो चाहे वो पोस्टीरियर वॉल का ही हो। और एडहेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए तो अब डिफरेंट चीजें भी अवेलेबल हैं जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप टाइप ऑफ सुचर एंड टाइप ऑफ जो स्टिचिंग है वो भी उसमें मॉडिफाई हो सकती है जब आप फाइब्रॉइड को स्टिच कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो बैरियर्स टू एडहेरेंस फॉर्मेशन है वो भी आप उस पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें इतना जो है वो कैविटी को ओपन करके थ्रू इंटीरियर वॉल जाना इतना वाइज डिसीजन नहीं होता। जी मैम, थैंक यू मैम। चलें जी, अब मेरा ख्याल है अब हम इस सेशन को एंड करें, अगर सबके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मैं तो। थैंक यू मैडम। ओके मैम, अगर पोस्टीरियर वॉल जी मैम, अगर पोस्टीरियर वॉल जैसे बताया फाइब्रॉइड अगर बहुत पीछे लोअर सेगमेंट में हो नीचे पोस्टीरियरली, तो फिर वो तो उसको बावल डैमेज भी तो हो जाएगा, उसमें फिर पोस्टीरियरली हम कैसे अप्रोच करेंगे अगर पोस्टीरियरली बहुत नीचे लो लेवल पे अगर लोकेटेड है फाइब्रॉइड? अगर बहुत नीचे लेवल पे है तो आखिर इसमें ऐसा तो नहीं होता, फाइब्रॉइड के साथ अमूमन गट तो नहीं जुड़ी हुई होती, और अगर हो भी फर्ज किया तो हाउ यू विल टेक इट आउट थ्रू इंटीरियर इंसिजन? आगे आप ब्लैडर को भूल गए कि ब्लैडर भी होता है, आप उसके थ्रू कैसे जाओगे? उस पोस्टीरियर वॉल अगर इतना लो डाउन है, इवन इन दैट कैन बी टैकल्ड ब्यूटीफुली। अगर आप उसको थोड़ा सा उसके एडहेरेंस अगर नहीं है तो दैट कैन इजीली बी टेकन आउट। वही बात है ना, जैसे जैसे आपको जरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको ये डिफिकल्ट फाइब्रॉइड भी मैनेज करने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लो डाउन भी हो, सपोज इट इज इम्पैक्टेड इन द पाउच ऑफ डगलस इवन, तो इवन देन इट कैन बी टेकन आउट, क्योंकि ये वाला फाइब्रॉइड तो फिर एंटीरियरली अप्रोच से करना और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा विदाउट डैमेजिंग द ब्लैडर एंड द सर्वाइकल स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो है इसको आपने पोस्टीरियरली ही मैनेज करना है, टेकिंग केयर ऑफ द गट ऑफ कोर्स। अच्छा मैम, ये जो डॉक्टर साहब बता रही हैं कि बहुत लोअर चला गया, वो तो मैम फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड में काउंट नहीं होगा? वो डिपेंड करते हैं आपसे, क्योंकि बाज दफा जो अपर जस्ट सुपरा सर्वाइकल पोर्शन ऑफ यूट्रस है उसका फाइब्रॉइड भी नीचे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके अलावा ये सर्वाइकल फाइब्रॉइड जब होता है तो उस पे यूट्रस नॉर्मल साइज की उस सर्वाइकल फाइब्रॉइड के ऊपर बैठी होती है, तो वो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ये सर्वाइकल फाइब्रॉइड है। और सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी जो होता है अगर वो यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड नीचे, मतलब इसको अब मैं बताना जरा मुश्किल है कि एक ग्लोबुलर मैस होता है जिसके ऊपर छोटी सी यूट्रस जो है वो होती है, तो इसमें आप एंटीरियरली जो है वो जा सकते हो। ठीक है, एंटीरियरली अगर वो यूनिफॉर्मली जो है वो उसके ऑल अराउंड द सर्विक्स है तो। और अगर ये पिक्यूलियरली है ही पोस्टीरियर सर्विक्स में तो उसको फिर पोस्टीरियर अप्रोच से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप सर्विक्स डैमेज कर सकते हैं। तो ये हर केस टू केस ये फर्क होगा, लेकिन जहां पे प्रीडोमिनेंटली आपको ये लगता है कि ये फाइब्रॉइड है वहीं से आप इंसिजन दे के उसको निकालोगे, फिर उसको डिफिकल्ट रूट से आप नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें फिर बाकी स्ट्रक्चर डैमेज होने का बहुत रिस्क होता है। लेकिन अगर मैडम पोस्टीरियर वॉल है और सबम्यूकोजल है तो फिर सबम्यूकोजल है तो पोस्टीरियर वॉल फिर भी तो आपने उसको पोस्टीरियरली ही जाना है, क्योंकि उसमें कम से कम आप एक सिंगल वॉल को इंसाइज कर रहे हैं। जी मैम जी। अगर आप एंटीरियरली जाओगे तो आप दोनों यूट्राइन वॉल्स को इंसाइज कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए उसमें उसकी मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसमें हो सकता है फिर इंट्रा यूट्राइन एडहेरेंस भी बन गए जो आपने इतना डैमेज कर दिया उसकी कैविटी को भी और एंटीरियर पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल को भी। मैम मुझसे ना एग्जामिनर ने इसकी जस्टिफिकेशन भी पूछी थी कि आप एंटीरियर वॉल से क्यों अप्रोच कर रही हैं, तो मैंने बोला कि ताकि एडहेरेंस ना हो, और दूसरा मैंने ये बताया कि जब नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो है ना वो स्कार टेंडरनेस को अप्रिशिएट करने के लिए, तो उन्होंने एक्सप्रेशन तो कोई नहीं दिया था, लेकिन जाहिर है ज्यादातर एग्जामिनर जो अक्लमंद एग्जामिनर होते हैं वो कोई एंगर शो नहीं कर रहे होते, ना एंगर शो करते हैं और ना ही वो कोई ज्यादा डांटते डपटते हैं। जी ठीक है,
तो मैडम ये मेरा आंसर सही था अगर मैं इस तरह से जवाब देती हूँ कि पोस्टीरियर वॉल है, मैं फिर भी एंटीरियर अप्रोच करूंगी? देखो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड को लो डाउन जो यूट्रस के वो है और उसमें आप एंटीरियर यूट्रस, मैं तो इसको सही आंसर शायद ना मानूं, क्योंकि अगर पोस्टीरियर वॉल का फाइब्रोइड है तो उसको पोस्टीरियर वॉल से ही, अनलेस के इट इज लोकेटेड इन द फंडल रीजन। अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड है वो फंडल रीजन में है तो उसको थ्रू जो है वो बोनिस फ्लैप हम निकाल सकते हैं एंटीरियर इंसिजन से, लेकिन उसका भी एक आर्ट होता है कि आप उसको एक फ्लैप सा बना के एंड देन टू अप्रोच टू इन्यूक्लिएट द पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड लोकेटेड एट द फंडस रीजन। लेकिन बाकी जो लो डाउन इन द यूट्राइन बॉडी है वो तो बहुत मुश्किल होते हैं निकालने इस तरीके से। अच्छा मैम, बोनी हुड ऑपरेशन में जो हमने एंटीरियर वॉल पे इंसिजन देना है वो हमने ट्रांसवर्स देना है ना? वो हमेशा ट्रांसफर्स होता है, वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसफर्स इंसिजन के थ्रू ही निकाला जाए इसको, अनलेस के कोई लैटरल कोई स्ट्रक्चर्स डैमेज होने का रिस्क हो। अदरवाइज आप इसको ज्यादातर कोशिश करते हैं ट्रांसफर्स इंसिजन के थ्रू ही निकालने की, उसकी हीलिंग भी सिर्फ फंडल की ये सिर्फ फंडल के लिए ना? और मैडम बाकी सब एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल में तो ट्रांसफर्स ही देते हैं, ज्यादातर ट्रांसफर्स ही देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नहीं मैडम होते? उसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते मैडम एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स के अंदर जो हम देते हैं फाइब्रॉइड्स होते हैं? देखो वो डिपेंड करेगा ना कि फाइब्रॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब ज्यादातर जो ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा है ज्यादातर, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर केस को ट्रांसफर्स के थ्रू निकालें। अगर ऐसा फाइब्रॉइड है जो दाएं बाएं ट्यूब्स के साथ भी जो उसमें जा रहा है तो जाहिर है उसमें ट्यूब्स के डैमेज होने का भी रिस्क हो सकता है। सिमिलरली फॉर सर्वाइकल फाइब्रॉइड दाएं बाएं यूरेटर्स के डैमेज होने का रिस्क होता है, तो फेलोपियन ट्यूब का या यूरेटर्स का भी आपने साथ के साथ ध्यान रखना होता है। एंड यूट्राइन आर्टरीज जस्ट अबव द लेवल ऑफ यूरेटर्स। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए फिर टाइप ऑफ इंसिजन डिसाइड होती है। ज्यादातर केसेस में ये ट्रांसफर्स होता है, बट लॉन्गिट्यूडनली भी इसमें हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड प्रोट्यूबरेंस ऑफ द एंड लोकेशन ऑफ दैट फाइब्रॉइड। जी मैडम एक क्वेश्चन मैंने, हाँ जी मैडम मेरी एक फ्रेंड है, उसको इस दफा केस आया है, 30 वीक्स फाइब्रॉइड यूट्रस था और फैमिली जो पेशेंट थी वो 40 इयर्स ओल्ड थी, बल्कि 38 इयर्स ओल्ड थी, और उसकी विशेस नहीं थी, फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं थी, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, फर्टिलिटी मजीद डिजायर्ड नहीं थी। तो उसका उन्होंने पूछा था एग्जामिनर ने कि आप कौन सा स्किन इंसिजन देंगे और अंदर आप किस तरह आप एब्डोमेन अप्रोच अंदर किस तरह करेंगे। तो 30 वीक साइज था तो उसको वर्टिकल इंसिजन बोलना चाहिए था डेफिनेटली। हाँ वर्टिकल, क्योंकि 30 वीक साइज का तो 30 वीक साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, तो वो तो वर्टिकल ही दिया जाएगा। तो मैडम उसको फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं थी, उसने खैर पेंसिल इंसिजन बोल दिया था और फिर उसने ये उसकी जस्टिफिकेशन दी कि मॉर्सुलेशन करके निकाल दूंगी, इस तरह निकाल दूंगी, उस तरह निकाल दूंगी, लेकिन ये उस फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं थी तो उसकी हिस्टेक्टमी है, वो मतलब वो चाह रही थी कि हिस्टेक्टमी कर दें। तो ये फर्टिलिटी, इसका क्या आंसर होना चाहिए आइडियली? देखो फर्टिलिटी डिजायर अगर ना भी हो फिर भी आपने पेशेंट को देखना होता है। वही बात जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें फाइब्रॉइड कितने हैं, मल्टीपल हैं, तो डेफिनेटली आप हिस्टेक्टमी पे ही जाओगे, स्पेशली व्हेन द पेशेंट हरसेल्फ इज विशिंग फॉर दैट। तो उसमें इसके अलावा भी ये कि उसमें जो है वो ज़ाहिर 30 वीक साइज का फाइब्रॉइड इज क्वाइट बिग एंड मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ द सिम्टम्स टू द पेशेंट। तो उसमें फिर पेशेंट के विशेष की रिक्वेस्ट करते हुए हम डेफिनेटली उसमें जा तो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब 30 वीक साइज का फाइब्रॉइड है इतना बड़ा और यूट्रस इतनी बड़ी है, तो उसमें जस्ट टू मतलब जो उसका सर्जिकल स्टेप्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी तो आप बाद दफा फाइब्रॉइड को इनिक्लेट कर रहे होते हो। मतलब उसके जो सारे प्लेन ऑफ क्लेवेजेस हैं या आपने जो क्लैंप लगाने हैं, ये सब चीजें उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ईज आउट करने के लिए आप पहले बहुत बड़ा फाइब्रॉइड जो है वो निकाल लेते हो, अनलेस के उस वक्त उस सिचुएशन के मुताबिक आपके लिए ऐसा करना ना जरूरी हो। ठीक है ना? तो ये इसमें सिर्फ आपको इफ एंड बट्स पे बात करनी पड़ती है। आप डेफिनेटली भी कुछ नहीं कह सकते अनलेस के इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स आपको पता हो, या तो एग्जामिनर आपको एक सिचुएशन बता देता है कि जब आपने एब्डोमेन खोला तो फाइब्रॉइड इस जगह पे था, ऐसा था, तो इसलिए जो है वो इसमें आप अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इफ नॉट तो फिर आपने इफ एंड बट पे बात करनी है कि ये इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, सिंगल फाइब्रॉइड है, तो मैं कोशिश करूंगी इसको पहले इन्यूक्लिएट करके
मॉर्सिलेशन इज डिफरेंट थिंग। मॉर्सिलेशन का तो मतलब है आपने पीस बाय पीस निकाला। मॉर्सिलेशन एक बहुत फेवरेबल चीज नहीं होती। ये सिर्फ बाद दफा सर्वाइकल फाइब्रोइड में जहाँ पे सिंगल की सूरत में नहीं होता, सिर्फ उसमें करते हैं। अदरवाइज मॉर्सिलेशन को जो है वो बहुत ज्यादा पीस बाय पीस निकालना बहुत ऐसी कोई फेवरेबल चीज नहीं है। तो सिर्फ उस सूरत में फिर आप उसको वो निकालोगे और फिर यू विल प्रोसीड टू द हिस्टेक्टमी। बट इफ देयर आर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स और उसमें आप बहुत बड़ा फाइब्रॉइड निकाल लेते हो, बाकी के साथ आप हिस्टेक्टमी कर सकते हो। तो सिर्फ ये चीज है जो इसमें फिर इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ होगी। बट इंसिजन शुड बी मिड लाइन, नॉट द फेनेंस्टी। इसी तरह की मतलब, लेकिन ये जो इंसिजन की बात होती है, अगर आप ये ब्लंडर मार दो कि आपने वर्टिकल के बजाय फेनेंस्टीन कर दिया तो उसमें भी आप फेल हो जाते हो। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि जब हम नहीं, उसमें देखो फेल होना सिर्फ बाद दफा एक चीज पे नहीं होता, ये एक कलेक्टिव पिक्चर होती है उस कैंडिडेट की उस वाइवा के हिसाब से। जो मैंने पहले बात बताई है ना कि कैंडिडेट का बोलना, पेशेंट को अप्रोच करना, उससे बात करना, उसको टच करना, एवरीथिंग इज बीइंग असेस्ड। सिर्फ एक सवाल पे अमूमन कैंडिडेट नहीं फेल होता, ये एक कंपोजिट पिक्चर होती है उस कैंडिडेट की बेस्ड ऑन ओवरऑल ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, जिसपे ये डिसाइड होता है कि ये कैंडिडेट डिजर्व करता है पास होना या ना होना। ये बहुत कम ऐसे होता है कि किसी एक सवाल के ड्रॉप होने से कोई फेल हो जाए, अनलेस के वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे कोई ये कहे कि मैं प्रीवियस टू को इंड्यूस कर दूंगी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इस तरह के ब्लंडर्स मारे जाएं वो तो एक सिंगल क्वेश्चन फेलियर भी काफी होते हैं, लेकिन अदरवाइज ये बहुत सारी चीजों को कलेक्टिवली जो है वो किया जाता है। क्योंकि देखो हर सेगमेंट के अपने नंबर होते हैं, हिस्ट्री के अपने नंबर होते हैं, एग्जामिनेशन के डिफरेंट चीजों के अपने नंबर होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के नंबर होते हैं, और हर एक में अलग-अलग उनको उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक सेगमेंट में एक सवाल के ड्रॉप होने से कोई फेल हो गया, वो नहीं, ये सारा कलेक्टिवली डिसाइड होता है। मैडम जिस तरह कहते हैं कि गायनी के पेशेंट ने जी हमने स्पेकुलम किया तो हमें सर्विक्स लोकेट नहीं हुई, इसने हमें फेल कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं फेल होता कोई। ये चीज आप सारी समझ लो कि खाली सिर्फ स्पेकुलम के एग्जामिनेशन पे सर्विक्स लोकेट ना होने से, ये बाद दफा एग्जामिनर उनको भी प्रैक्टिस होती है कि बाद दफा उनसे भी लोकेट नहीं हो रही होती। हम जब बाद दफा स्पेकुलम करते हैं तो अगर एक्यूटली एंटीवर्टिड है या रेट्रोवर्टिड है तो वो नहीं होगी, लोकेट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली सर्विक्स के ना लोकेट होने से कोई फेल हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिल मिला के किसी कैंडिडेट की किस्मत का फैसला होता है। ठीक है, अब इसको हम सेशन को एंड अप करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। ओके।